हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन एट होम। हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की पॉलिटिकल थ्योरी चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 जो है वो है चैप्टर नंबर 3 है हमारे लिए इक्वालिटी। इट्स हियर। तो इक्वालिटी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो हम जो है पूरी सीरीज़ करने वाले हैं। ये तो है हमारी चल रही है पॉलिटी। इसके बाद हम पॉलिटी का सेकंड पार्ट, इसी क्लास का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। फिर हम 12th क्लास की पॉलिटी करने वाले हैं और फिर एक एडवांस लेवल की बुक इंडियन पॉलिटी वाला बाय एम लक्ष्मीकांत, वो भी हम करने वाले हैं। ओके, तो ये जो है किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि फंडामेंटल राइट्स, इक्वालिटी वगैरह हर एग्ज़ाम में आते हैं। ओके, सो आपको ऐसे ये सारी चीज़ें पढ़नी है। अगर आप बुक है आपके पास तो बुक में से अच्छे से पढ़ेंगे, और अगर नोट्स हैं तो नोट्स में से भी अच्छे से पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो इक्वालिटी मैटर क्यों करती है? वाई डज इक्वालिटी मैटर? इसका क्या मतलब है? ए ह्यूमन बींग हैव एन इक्वल वर्थ रिगार्डलेस ऑफ देयर कलर, जेंडर, रेस एंड नेशनलिटी। हर एक इंसान जो है, ह्यूमन बींग जो है, इंसान है, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। उसका कलर कुछ भी हो, जेंडर कुछ भी हो, उसका कलर, रेस यानी कि उसकी जाति, और नेशनलिटी, उसकी नागरिकता कुछ भी हो, उसको इक्वल चीज़ें मिलनी चाहिए पूरी दुनिया में। आगे है इसमें जो है, इन द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज यूज द स्लोगन लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी टू रिवोल्ट अगेंस्ट द लैंडेड फिडुअल एरिस्टोक्रेसी एंड द मोनार्की। जो रशियन रेवोल्यूशन था उसमें भी इसी चीज़ का इस्तेमाल किया गया था कि हमें इक्वालिटी चाहिए। हर जगह इक्वालिटी की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। तो मैंने अंडरलाइन की हुई है बहुत सारी चीज़ें, तो आप भी अपनी बुक में अंडरलाइन कर सकते हैं या फिर इसको नोट कर सकते हैं वीडियो को रोक कर बीच में। ओके, तो इसके बाद है आजकल जो है इक्वालिटी हमें जैसे हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि इक्वालिटी का अधिकार है हमें, राइट टू इक्वालिटी है। टुडे इक्वालिटी इज़ अ वाइडली एक्सेप्टेड आइडियल विच इज़ एम्बेडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज ऑफ मैनी कंट्रीज़। इक्वालिटी जो है आजकल एक आइडियल बन चुका है जो सबके लिए एक्सेप्टेड है, हर कोई इसको एक्सेप्ट करता है, और बहुत सारी कंट्रीज़ ने इसको अपने संविधान में भी डाला हुआ है। तो इक्वालिटी के बारे में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो आजकल हमें इक्वालिटी हर जगह दिखाई देती है, पूरी दुनिया में, हमारी खुद की सोसाइटी में भी। जो कंट्री वी कैन सी स्लम एक्साइटिंग साइड बाय साइड विद लग्जरियस हाउसेज, हमें स्लम्स की साइड में लग्जरियस हाउसेज दिखाई देते हैं। एयर कंडीशन क्लासरूम्स हैं, और कहीं पर जो है बच्चे बिल्कुल जिनको पानी भी ठीक से नहीं मिल रहा पीने के लिए, और ऐसी फैसिलिटीज़ भी नहीं मिलती जैसे टॉयलेट, वेस्ट ऑफ फूड एज वेल स्टारवेशन। तो क्या होता है कि हमारे ही लाइफ में, मतलब हमारी ही सोसाइटी में खाने को वेस्ट किया जाता है, और हमारी ही सोसाइटी में कुछ लोग भूख से मर जाते हैं। तो इक्वालिटी का इतना इम्पोर्टेंस है कि हमें उसको समझना इतना ज़रूरी है कि आजकल ये हमारी सोसाइटी में बहुत ज़रूरी चीज़ बन चुकी है इक्वालिटी। इसके ऊपर नई नई डेफिनेशंस आती हैं इक्वालिटी के लिए। एनसीईआरटीज़ का एक इम्पोर्टेंस है ये भी है कि एनसीईआरटीज़ में हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो फैक्ट होते हैं, मतलब फैक्ट की जैसी चीज़ें एकदम। अब ये देखो, ये है फैक्ट शीट ऑन ग्लोबल इनइक्वालिटीज़। दुनिया में जो असमानता है, समानता नहीं असमानता, इनइक्वालिटीज़ जो दिखाएंगी कि उनके बारे में हमें फैक्ट्स बताएंगे जो पूरी दुनिया में इन्वॉल्व हैं। जैसे रिचेस्ट 50 इंडिविजुअल इन द वर्ल्ड हैव द कंबाइंड इनकम ग्रेटर देन दैट ऑफ अ पुअरेस्ट 40 करोड़ पीपल। दुनिया के 40 करोड़ गरीब लोगों की इनकम से भी ज़्यादा पैसा दुनिया के 50 अकेले जो 50 रिचेस्ट हैं लोग, उनके पास है। और जो पुअरेस्ट 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिसीव ओनली 5% ऑफ द ग्लोबल इनकम। जो गरीब लोग हैं 40% दुनिया की पॉपुलेशन के, वो सिर्फ 5% ही उनको ग्लोबल इनकम में पार्ट मिला हुआ है, बाकी सब। वाइल द रिचेस्ट 10% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन कंट्रोल्स 54% ऑफ द ग्लोबल इनकम। जो दुनिया के 10% जो लोग हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन के, वो क्या करते हैं कि 54% ग्लोबल इनकम को वो लोग कंट्रोल करते हैं, यानी कि उनके पास पैसा इतना आता है। ऐसे ही करके इसमें बहुत सारे फैक्ट दिए गए हैं, तो आप इनको पढ़ें फैक्ट्स को और समझें।
तो इन फैक्ट्स के बाद ये भी चीज़ दी गई है कि अर्बन के बारे में और रूरल फैमिलीज़ के बारे में और अर्बन के बारे में कि क्या क्या एक स्निपेट्स लगी हुई है, इनइक्वालिटी क्या क्या है इंडिया में। इसके बाद है वी लिव इन अ कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड इन अनइक्वल वेल्थ अपॉर्चुनिटीज़ वर्क सिचुएशन एंड पावर। तो हम एक ऐसी जटिल दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पर अनइक्वल हेल्थ है, मतलब हेल्थ जो है सबकी एक जैसी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं अलग अलग, सबके लिए अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वर्क सिचुएशन सबकी अलग अलग है। जैसे कि एक महिला और एक पुरुष एक ही जगह पर काम करते हैं, एक जैसा काम करते हैं, लेकिन महिलाओं को उनसे कम वेतन मिलता है, कम पैसा उनको, मतलब डेली वेजेस के उनको बहुत कम वेजेस दी जाती हैं। तो ये हमारी जो है सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं साइड बाय साइड सारी चीज़ें। अब देखें इसमें एक स्निपेट्स लगी हुई है थोड़ा कार्टून टाइप, इसमें है कलर्ड सर्व्ड इन रियर, ड्रिंकिंग फाउंटेन वाइट्स के लिए और कलर्ड के लिए, रेस्ट रूम है वाइट्स ओनली। ये चीज़ें दिखाती हैं कि जैसे किसी के कलर के आधार पर किस प्रकार उसके साथ भेदभाव किया जा सकता है, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। तो नेक्स्ट पेज है when people are treated different just because they are born in a particular religion or race or caste or gender, we regard it as an unacceptable form of inequality। जब हम लोग जो हैं किसी भी व्यक्ति को अलग से ट्रीट करने लगते हैं, क्योंकि उसने किसी अलग जाति में जन्म लिया है या किसी वो अलग जेंडर का है, या हम उनको अनएक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी मान लेते हैं उस चीज़ को कि अनएक्सेप्टेबल है लेकिन ये इनइक्वालिटी ही है। कैसे कि अगर कोई व्यक्ति जो है किसी हायर कास्ट में उसका जन्म हुआ है तो हम उसको मान लेते हैं दे आर सुपीरियर। जैसे एंशिएंट इंडिया में पंडित्स और जो क्षत्रिय थे उनको अनएक्सेप्टेबल माना जाता था कि इनके इक्वल जो शूद्र लोग जो हैं वो इनके इक्वल नहीं हो सकते। ऐसे ही सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है। इसके बाद है द ट्रीटमेंट वॉज रिसीव एंड अपॉर्चुनिटीज़ वी इंजॉय मस्ट नॉट बी प्रीडिटरमाइंड बाय बर्थ और सोशल सर्कमस्टांसेस। यानी कि जो ट्रीटमेंट हमें मिला हम ले रहे हैं या हमें मिलना चाहिए, और जो अपॉर्चुनिटीज़ और जो मौके जो हैं वो इंजॉय किए जा रहे हैं कुछ इन वजहों से कि उन लोगों का जन्म और उनका सोशल सर्कमस्टांसेस अलग हैं, तो इसीलिए ही उनको वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं। क्या ये चीज़ जस्टिफाई होती है हमारे संविधान में? इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। अब देखो इक्वालिटी के बारे में, इट इज़ नॉट लैक ऑफ इक्वालिटी ऑफ स्टेटस और वेल्थ or privileges that significant but the inequalities in people access to such basic goods as education, healthcare, safe housing that make for an unequal and unjust society। तो क्या होता है कि इट इज़ नॉट लैक ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी जो समानता है उसका अभाव नहीं है। कहाँ? जहाँ स्टेटस और वेल्थ जो है, यानी कि उन लोगों का स्टेटस, उन लोगों का धन जो है, उन लोगों के पास पैसा है, या फिर उनको जो प्रिविलेजेस दी जाती हैं वो सिग्निफिकेंट, यानी कि वो इतनी ज़्यादा हैं, लेकिन उनमें इनइक्वालिटी जो है लोगों में उन बेसिक चीज़ों को भी लेकर नहीं दी जाती उन लोगों को इक्वालिटी। जैसे एजुकेशन के बारे में, हेल्थ केयर के बारे में और सेफ हाउसिंग के बारे में। जैसे अब कहा जाता है कि बड़े बड़े स्कूल्स में ज़्यादा अच्छी शिक्षा मिलती है, लेकिन गरीब व्यक्ति जो है उनको, गरीब आदमी वहाँ पर अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। तो क्या हुआ, ये भी तो एक अनइक्वालिटी का ही एग्जाम्पल है। जैसे कोई हॉस्पिटल है, वहाँ एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वहाँ कोई गरीब व्यक्ति तो इलाज नहीं करा सकता, अमीर व्यक्ति कराएगा और इलाज वहीं पर अच्छा हो रहा है, बाकी और जगहों पर तो अच्छे से इलाज नहीं हो पाता। तो ये भी एक इनइक्वालिटी की फॉर्म है। आगे है नेचुरल एंड सोशल इनइक्वालिटीज़। नेचुरल इनइक्वालिटी क्या होती हैं? दोज दैट emerge between people as a result of their different capabilities and टैलेंट्स। तो क्या है नेचुरल इनइक्वालिटी? वो है जो कब होती है लोगों के बीच में, क्यों बनती है? क्योंकि उन लोगों में डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ हैं, यानी कि वो किसी चीज़ को करने के कैपेबल हैं, वो कोई चीज़ कर सकते हैं और टैलेंट भी है उनमें। तो ये नेचुरल इनइक्वालिटी है, यानी कि कोई व्यक्ति तो ज़्यादा सही है, यानी कि वो ज़्यादा वज़न उठा सकते हैं, कोई अच्छा गा सकते हैं, तो उन टैलेंट की वजह से वो लोग अनइक्वल हो जाते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट सोशली प्रोड्यूस्ड इनइक्वालिटी विच इमर्ज एज ए कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द सम ग्रुप्स इन द सोसाइटी बाय द अदर्स।
तो क्या है कि जो सोशली प्रोड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़ हैं जो कैसे बनती हैं, सोशल यानी कि सामाजिक रूप से इनइक्वालिटी कहाँ होती है, वो इक्वालिटी वहाँ होती है जब सोसाइटी के कुछ ग्रुप दूसरे ग्रुप का एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। कैसे कोई एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी का एक्सप्लॉइटेशन करती है, तो वहाँ बनती है सोशली प्रोड्यूस्ड इनइक्वालिटी। ओके, तो नेक्स्ट है इसके बाद when certain inequalities in the treatment of people have existed over a long period of time, they may appear as justifiable because they are based on natural inequalities. This characteristic of the people are born with or cannot easily change. तो जो नेचुरल इनइक्वालिटीज़ हैं वो उनको हम इजीली बदल नहीं सकते। कुछ लोग टैलेंटेड हैं, कुछ लोग गाना अच्छे से गा सकते हैं, सम पीपल कैन सिंग वेरी इजीली एंड वेरी गुड, बट सम पीपल कांट। कुछ लोग तो गा सकते हैं, कुछ लोग नहीं गा सकते इतना अच्छा। तो इस इक्वालिटी को ख़त्म करना हमारे बस की बात नहीं है। ओके, ऐसे। सो ये है नेक्स्ट पेज, 3 डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी। हमें इक्वालिटी के समानता के 3 आयाम देखने को मिलने वाले हैं अब। तो इसमें उन 3 आयामों की बात करी गई है। पहला है उसमें से पॉलिटिकल इक्वालिटी, यानी कि राजनीतिक समानता। तो क्या है, ग्रांटिंग इक्वल सिटीजनशिप टू ऑल मेंबर्स ऑफ द स्टेट। एक स्टेट, इसमें स्टेट किसको कहा गया है? अगर हम दुनिया जो है एक वर्ल्ड लेवल पे बात करते हैं तो स्टेट जो है देशों को कहा जाता है, कंट्रीज़ को कहा जाता है। लेकिन अगर हम अपने देश के अंदर बात करते हैं राज्यों की, तो उनको स्टेट कहा जाता है। और बाहर अगर हम यूएन लेवल पे बात करेंगे तो जो है स्टेट कहा जाएगा एक देश को। तो इसमें क्या है, पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब है ग्रांटिंग इक्वल सिटीजनशिप, हर एक व्यक्ति को समान नागरिकता का दिया जाना पॉलिटिकल इक्वालिटी का एक एग्जाम्पल है। और क्या क्या है इसके एग्जाम्पल, वो हम देखने वाले हैं। एक एग्जाम्पल है राइट टू वोट, वोट डालने का अधिकार, एक्सप्रेशन का अधिकार मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मूवमेंट, एसोसिएशन एंड फ्रीडम ऑफ बिलीव, यानी कि ये चीज़ें जो हैं, राइट्स जो हैं हमारे, ये सारे पॉलिटिकल राइट्स हैं, दे आर लीगल राइट्स। अब देखो जो क्वेश्चंस आते हैं वो आएंगे, दे आर लीगल, यानी कि लीगल राइट्स हैं हमारे। वोट देने का अधिकार हमारा एक लीगल राइट है, ये आ चुका है। ये सारा एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज, ये सारी चीज़ें हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिली हैं और बहुत सारे कानून इनके लिए बनाए गए हैं। नेक्स्ट है सोशल इक्वालिटी। सोशल इक्वालिटी है कि परसूट ऑफ इक्वालिटी रिक्वायर्स दैट पीपल बिलोंगिंग टू द डिफरेंट ग्रुप एंड कम्युनिटीज ऑल्सो हैव अ फेयर एंड इक्वल चांस टू कम्पीट फॉर दोज गुड्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। इसका मतलब है सामाजिक रूप से जो भी लोग हैं डिफरेंट ग्रुप्स के वो और कम्युनिटीज़ के, वो फेयर एंड इक्वल चांस हो सबके पास क्या करने का, सारे जो गुड्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके लिए समान अधिकार होना बहुत ज़रूरी है। Where equality of opportunity does not exist, a huge pool of potential talents tends to be wasted in society. अगर कहीं पर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है इक्वल, तो क्या होगा कि बहुत सारे टैलेंटेड जो लोग हैं वो पीछे रह जाएंगे और उनका जो टैलेंट है वो वेस्ट हो जाएगा। इसके बाद है इट शुड मेक पॉलिसीज टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन और हरासमेंट ऑफ women in public places or employment, to provide incentives to the open up education or certain profession to women and other such measures। तो क्या है, हमें ये करना चाहिए, ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जो भेदभाव को कम करे, महिलाओं के लिए हरेसमेंट ऑफ वुमेन, महिलाओं के हरेसमेंट को कम करे, कहाँ, पब्लिक प्लेसेस में, और एम्प्लॉयमेंट के उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिले। ये हो गई हमारी सोशल इक्वालिटी। इसके बाद है इकोनॉमिकल इक्वालिटी। इकोनॉमिकल इक्वालिटी का मतलब है कि जो वेल्थ है जो कमा रहे हैं, यानी कि जो हमारी इनकम है उसमें भी इक्वालिटी हमें चाहिए। तो क्या है कि डेमोक्रेसीज टुडे ट्राई टू मेक इक्वल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू पीपल इन द बिलीव दैट दे वुड एट लीस्ट गिव who have talent and determination to chance to improve their condition। उन लोगों को डेमोक्रेसी में आजकल क्या है, लोग जो हैं इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं उन लोगों के लिए जिनके पास टैलेंट है और वो लोग कुछ काम कर सकते हैं, इम्प्रूव देयर कंडीशन, अपनी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो देखो नेक्स्ट में जो ये कार्टून है इसमें है कि यूएस में जो रेशियल इनइक्वालिटी है, रेशियल इनइक्वालिटी का मतलब है कि
वो लोगों में रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है उन लोगों के साथ यूनाइटेड स्टेट्स में, ये उसका एग्जाम्पल है। इसके बाद है नेक्स्ट पेज पर है फेमिनिज्म के बारे में। तो फेमिनिज्म का एक सबसे मेन लाइन तो यही है कि फेमिनिज्म का मतलब ये है कि वो राजनीतिक अधिकार, एक इस प्रकार का अधिकार कि कोई व्यक्ति मेन और वुमेन के बारे में, इक्वल राइट्स के बारे में सोचे, कि महिलाओं के और पुरुषों के समान अधिकार, उसको बोलते हैं फेमिनिस्ट। तो फेमिनिज्म इसी के बारे में है। तो इसमें ये बताया गया है कि महिलाएं जो हैं वो सिर्फ अपने प्राइवेट और डोमेस्टिक मैटर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और जो मेन हैं वो पब्लिक वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, महिलाएं भी पब्लिक और प्राइवेट दोनों प्रकार के जो काम हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं। तो ऐसे ही इसमें बताया गया है। इसके बाद है मार्क्सिज्म के बारे में। मार्क्स वॉज एन इम्पोर्टेंट 19th सेंचुरी थिंकर हु आर्ग्यूड दैट रूट कॉज ऑफ द entrenched inequality was private ownership of important economic resources as such as oil or land or forest as well as other form of property। इसमें जो है कार्ल मार्क्स की सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि कार्ल मार्क्स ने इसके बारे में क्या कहा। मार्क्सिस्ट एंड सोशलिस्ट फील दैट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी प्रोवाइड सपोर्ट टू द अदर फॉर्म ऑफ सोशल इनइक्वालिटी सच एज डिफरेंट ऑफ रैंक और प्रिविलेजेस। ये इनके अनुसार क्या है कि इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी, आर्थिक रूप से असमानता, वो क्यों होती है कि इनइक्वालिटी कहाँ है, समाज में इनइक्वालिटी है, उसकी वजह से उनकी आर्थिक इनइक्वालिटी है, यानी कि उन लोगों को आर्थिक रूप से असमानता है। वी नीड टू गो बियॉन्ड प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड ट्राई इंश्योर पब्लिक कंट्रोल ओवर एसेंशियल रिसोर्सेज एंड फॉर्म ऑफ पॉवर्टी। हमें कहाँ जाने की ज़रूरत है, उस थिंकिंग से आगे जाने की ज़रूरत है जहाँ लोगों को जिसके बाद लोगों को इक्वल इंश्योर पब्लिक कंट्रोल ओवर एसेंशियल रिसोर्सेज, यानी कि जो ज़रूरी हमारे संसाधन हैं उन पर पब्लिक का कंट्रोल हो, ना कि किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी का। तो इसमें नेक्स्ट जो है वो लिबरल्स के बारे में बताया गया है। लिबरल जो है वो सोसाइटी को हर तरीके से जोड़ने की कोशिश करते हैं, बिना किसी सोशल डिस्क्रिमिनेशन के। तो कंपटीशन जब तक ओपन और फेयर है, इनइक्वालिटी आर अनलाइकली टू बिकम एंट्रेंच्ड। तो जब तक कंपटीशन ओपन और फेयर है ना, तब तक कोई भी इनइक्वालिटी बड़ी नहीं हो सकती। पीपल विल गेट ड्यू रिवॉर्ड फॉर द टैलेंट एंड एफर्ट्स। अगर किसी में कोई टैलेंट है और किसी ने मेहनत करी है तो उसको उसका फल ज़रूर मिलेगा। तो लिबरल्स की ये सोच है। इससे नेक्स्ट में बताया गया है कि सोशलिज्म क्या है, हाउ टू मिनिमाइज एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज़ एंड डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्स जस्टली। हम जिस प्रकार उनको अलग अलग प्रकार से बांट पाएंगे, यानी कि रिसोर्सेज को हमारी सोसाइटी में, उसको सोशलिज्म बोल रहे हैं ये। लिबरल डू नॉट बिलीव दैट पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटी आर नेसेसरली लिंक्ड। सोशलिस्ट लिबरल्स ऐसा नहीं सोचते कि जो हमारी राजनीतिक और आर्थिक इनइक्वालिटीज़ हैं वो लिंक्ड करनी चाहिए। उनको लगता है ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं। हाउ डू वी कैन प्रमोट इक्वालिटी, हम जो है इक्वालिटी को प्रमोट कैसे कर सकते हैं। तो इसमें जो है कंसीडर करे गए हैं अलग अलग चीज़ की, किस प्रकार हम वो अपनी इक्वालिटी को किस प्रकार आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसमें है इस्टेब्लिशिंग फॉर्मल इक्वालिटी। इक्वालिटी वैसी होनी चाहिए जो फॉर्मल हो। फॉर्मल का मतलब है सबको मिलनी चाहिए। एंडिंग एंड फॉर्मल सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी एंड प्रिविलेजेस, हमें इस सिस्टम को ख़त्म कर देना चाहिए कि जो इनइक्वालिटी और जो किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा पावर देती है। सोशल और इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इनइक्वालिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव बीन प्रोटेक्टेड बाय द कस्टम एंड लीगल सिस्टम दैट प्रोहिबिट सम सेक्शन ऑफ सोसाइटी फ्रॉम इंजॉइंग सर्टेन काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिवार्ड्स। इसका मतलब है कि हमें सोशल और इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल इनइक्वालिटी जो पूरी दुनिया में फैली हैं उनको प्रोटेक्टेड बाय कस्टम, वो कस्टम के द्वारा प्रोटेक्टेड है, लीगल सिस्टम है उनके लिए। तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, उसमें हमें प्रोहिबिट करना चाहिए कुछ सेक्शंस को जिनको ज़्यादा पावर मिली है, उनको रोक देना चाहिए उस पावर को लेने से। तो क्या है, ऑल सच रिस्ट्रिक्शन और प्रिविलेजेस शुड बी ब्रॉट टू एन एंड। ये सारी रिस्ट्रिक्शन और ये प्रिविलेजेस हैं, ये सारी बंद कर देनी चाहिए। सिंस मैनी ऑफ दो सिस्टम हैव द सैंक्शन ऑफ लॉ, इन सारे सिस्टम्स में बहुत सारों में कानून बना दिए गए हैं। इक्वालिटी रिक्वायर्स द गवर्नमेंट एंड द लॉज आर ऑफ द लैंड शुड स्टॉप प्रोटेक्टिंग दी सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी। यानी कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि जो स्टेट है वो ही इन चीज़ों को बंद कर दे, यानी कि सरकार ही करना बंद कर दे
किसी भी प्रकार की इनइक्वालिटी को। इसके बाद है इक्वालिटी थ्रू डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, यानी कि अलग अलग लोगों को अलग अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है। जिस प्रकार एससी और एसटी को ज़्यादा रिजर्वेशन है, तो इस चीज़ के खिलाफ ये लोग बोल रहे हैं। इससे नेक्स्ट है अफर्मेटिव एक्शन। इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू इस्टेब्लिश फॉर्मल इक्वालिटी बाय लॉ। हम फॉर्मल इक्वालिटी को, ये सफिशिएंट है ही नहीं, ये चीज़ जो है सफिशिएंट नहीं है कि हमें फॉर्मल इक्वालिटी को कानून के द्वारा लागू कर दें, ये सफिशिएंट नहीं होगा। मोस्ट पॉलिसीज ऑफ अफर्मेटिव एक्शन आर दस डिज़ाइन टू करेक्ट द क्युमुलेटिव इफेक्ट ऑफ द पास्ट इनइक्वालिटीज़। तो हमारे देश में जो आरक्षण की नीति है वो क्यों है, वो इसीलिए है क्योंकि उनके साथ पास्ट इनइक्वालिटीज़ जुड़ी हुई हैं, यानी कि पास्ट में उनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, जिसकी वजह से वो सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है काफ़ी डाउन जा चुका है। इसलिए उनको रिजर्वेशन दी गई है ताकि वो लोग अपनी कुछ स्थिति यानी अपनी सिचुएशन को वो लोग सुधार सकें। आगे है स्पेशल असिस्टेंट द फॉर्म ऑफ अफर्मेटिव एक्शन इज़ एक्सपेक्टेड टू बी अ टेम्पररी और टाइम बाउंड मेजर। तो क्या होता है कि हमारे देश में भी जो टाइम बाउंड होती है आरक्षण, क्या है कि हर 10 साल बाद अमेंडमेंट लाकर उसको फिर से आगे कुछ समय के लिए बढ़ा दिया जाता है। ये टेम्प्ररी होती है, कुछ अपने देश में भी ये टेम्प्ररी है, लेकिन क्या होता है कि सरकार इसको 10-10 साल के लिए हर बार बढ़ा देती है। ऑल्दो पॉलिसीज ऑफ अफर्मेटिव एक्शन आर सपोर्टेड बाय मेकिंग द सोसाइटी मोर इक्वल, मैनी थ्योरिस्ट आर्ग्यू अगेंस्ट देम। तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग इसके खिलाफ भी आर्ग्यू करते हैं और कुछ लोग इसके लिए भी आर्ग्यू करते हैं। The fact is that the sphere of education and health care of India has done so far less for deprived population than what is their due inequalities in social education are glaring। हमारे देश में क्या हुआ है कि जो एजुकेशन और जो इनइक्वालिटी है एजुकेशन के लेवल पर और हेल्थ के लेवल पर, हम अब तक उसको इक्वल लेवल पर नहीं ला पाए हैं उन डिप्राइव लोगों के लिए जो कि काफ़ी ज़्यादा जो पॉपुलेशन हमारी डिप्राइव्ड है, जिनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। भारत में अब तक उन लोगों को एट पार नहीं लाया जा चुका है, उस लेवल तक नहीं हो पाया है उन लोगों के लिए अब तक। सो नेक्स्ट इससे आगे है while reflecting on the issue of equality, the distinction must also be made between treating everyone at identical manner and treating everyone as equal। जब हम इक्वालिटी के इशू के बारे में बात कर रहे हैं तो ये चीज़ अलग अलग कर देनी चाहिए कि हमें जो ट्रीटिंग एवरीवन इन आइडेंटिकल मैनर, हर एक व्यक्ति को बिल्कुल एक समान तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए। ट्रीटिंग एवरीवन एज इक्वल, हर एक व्यक्ति को समान माना जाना चाहिए। सिंस डिफरेंशियल ट्रीटमेंट फॉर डिफरेंट कम्युनिटीज़ वाज पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट कास्ट सिस्टम एंड प्रैक्टिसेस लाइक अपार्थाइड, लिबरल्स आर यूजुअली वेरी ऑफ डेविएशंस फ्रॉम द नॉर्म ऑफ आइडेंटिकल ट्रीटमेंट। तो क्या है कि ये डिफरेंशियल ट्रीटमेंट हमारे देश में क्यों है, क्योंकि उन लोगों के साथ पास्ट में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है कास्ट सिस्टम की वजह से, जाति प्रथा की वजह से, और ये सारी प्रैक्टिसेस चलती आ रही हैं पुराने समय से। सो क्वेश्चन मस्ट हाउएवर बी एक्सरसाइज टू सी दैट डिफरेंशियल ट्रीटमेंट डज नॉट यील्ड न्यू स्ट्रक्चर ऑफ डोमिनेशन एंड ऑप्रेशन। हमें ये भी देखना होगा कि ये जो हम डिफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कि मतलब आंदोलन जैसी चीज़ हम दे रहे हैं सोसाइटी में, तो वो कहीं डोमिनेट ना करने लगे जो कि दूसरी पॉपुलेशंस हैं अपने देश में, दूसरी कम्युनिटीज़ हैं। तो ये डोमिनेशन का यानी कि ये हमारे समाज में डोमिनेशन का कारण नहीं बनने चाहिए। डिफरेंशियल ट्रीटमेंट इज़ इंटेंडेड एंड जस्टिफाइज ओनली एज अ मीन्स टू प्रमोटिंग अ जस्ट एंड एगलिटेरियन सोसाइटी। तो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट जो है वो उसका क्या फ़ायदा है कि हमारी सोसाइटी में उसमें क्या प्रमोट होगा कि हमारी सोसाइटी उससे आगे बढ़ पाएगी, हम उसको कर पाएंगे। ओके, ये लेसन यहीं पर ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू।